डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 17 जून के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला, बिहार में अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में छात्राओं को 33% आरक्षण मिलेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने मेडिकल इंजीनियरिंग के तर्ज पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी छात्राओं के दाखिले में 33% आरक्षण का निर्देश दिया है। यानी बिहार में अब जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसमें 33% सीट जो है सो रिजर्व रहेगा लड़कियों के लिए। और कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 33% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व किया है। इसके लिए राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराया जाएगा और यहाँ पर खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में अपने डिजिटल संबोधन में भारत के रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर भारत की चिंताओं का जिक्र करते हुए नियम आधारित बजट व्यवस्था का आह्वान किया है। एडीएम प्लस यानी आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ये 10 आसियान देश और उसके जो 8 सहयोगी वार्ता देश है जिसमें भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस तथा अमेरिका, उसका एक मंच है। और आसियान जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक मंच है जिसमें कुल 10 देश हैं और इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस और सिंगापुर शामिल है। और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया जकार्ता में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड की राजधानी, और इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। रक्षा मंत्री ने इन देशों के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता संवाद के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के अनुपालन के आधार पर इस क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाने का आह्वान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच शिखर बैठक संपन्न हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये जेनेवा में जो बैठक आयोजित हुआ था उसका समापन हुआ है। नेक्स्ट है, सरकार ने डीएपी खाद पर सब्सिडी में 700 रुपये की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक पर प्रति बोरी 700 रुपये बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ वित्तीय बोझ बढ़ा है। देश में यूरिया के बाद उर्वरकों में सबसे अधिक प्रयोग डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की होती है। सरकार किसानों को राहत देने के लिए जो डीएपी है वो डीएपी उर्वरक सब्सिडी को 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर अब 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी है। अगला है, भारतीय मूल की सरला विद्या अमेरिका में संघीय जज के लिए नामित हुई हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में अमेरिकी वकील सरला विद्या नगाला को कनेक्टिकट राज्य का संघीय न्यायाधीश नामित किया है। सीनेट में मंजूरी मिलने के बाद सरला विद्या दक्षिण एशिया की पहली महिला होगी जो इस पद पर नियुक्त होगी। अटॉर्नी जनरल सरला विद्या वर्तमान में यूएस और अटॉर्नी ऑफिस में बड़े अपराधों के मामले को देख रही है। अगला है, भारत की ई सिम उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनेगा। आइडेंटिटी और सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाली फ्रांस की कंपनी आइडेमिया ने एम्बेडेड सिम विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। एम्बेडेड सिम अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी है जहां एक एकीकृत सर्किट कार्ड को मोबाइल डिवाइस में एम्बेडेड किया जाता है। यह उपभोक्ताओं को भौतिक तौर पर सिम की डिलीवरी के लिए इंतजार किए बिना अपने नेटवर्क को दूर से अथवा एक क्यूआर कोड के जरिए बदलने में समर्थ बनाता है। करीब 2.3 अरब यूरो के साथ आइडेमिया दुनिया भर में अपनी ई सिम
विनिर्माण कंपनी स्थापित कर रही है। और यह कंपनी यानी जो फ्रांस की आइडेमिया कंपनी है, इसने नोएडा संयंत्र को अपनी सबसे बड़ी ई सिम विनिर्माण इकाई बनाने की योजना तैयार कर रही है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र मिशन को अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्री प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिलेगा। इस मिशन की मंजूरी मिलने के बाद एक तरफ ब्लू इकोनॉमी आधारित अर्थव्यवस्था को मंजूरी मिलेगी और इस मिशन के तहत अध्ययन एवं सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। और इस मिशन के तहत तीन लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी भी विकसित की जाएगी। पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा समुद्र है, जिसके बारे में अभी भी बहुत अधिक खोज नहीं हुआ है। अतः इस मिशन को मंजूरी मिलने के बाद एक तरफ ब्लू इकोनॉमिक आधारित अर्थव्यवस्था को मंजूरी मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ समुद्री संसाधनों की खोज और प्रौद्योगिकी विकास में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और इस महत्वाकांक्षी अभियान को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय होगा। अगला है, केरल सरकार ने ईसाई नाडर समुदाय को, ये नाटक नहीं नाडर समुदाय है, नाडर समुदाय को ACBC की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है। केरल सरकार ने साउथ इंडियन यूनाइटेड चर्च को छोड़कर राज्य में ईसाई नाडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो हैं उसकी सूची में यानी ESBC की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को अनुमति मिल गई है। उड़ीसा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है। हालांकि बिहार और छत्तीसगढ़ भी ऐसे स्टेट हैं जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का 14वां सबसे धर्मार्थ देश बना। ये हाल ही में चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत विश्व का 14वां सबसे बड़ा धर्मार्थ देश है और इस इंडेक्स में पहला स्थान इंडोनेशिया का है तथा दूसरे स्थान पर केन्या का है। यानी लोगों को मदद करने में सबसे आगे इंडोनेशिया के लोग हैं और भारत का इसमें 14वां स्थान है। अगला है, लद्दाख खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, हाल ही में 16 जून को ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु संबंधित आपदाओं और वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका को दर्शाता है और इसको सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून 2015 को मनाया गया था। अगला है, बंटवारे के बाद बिहार में 6% हरित आवरण में वृद्धि हुई है। यानी झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में अब 6% वन आवरण में, हरित आवरण में वृद्धि हुई है। भूगर्भ जल स्तर को कायम रखने, सिंचाई सुविधा की सुनिश्चितता को कायम रखने और आहार पइन तालाबों का संरक्षण करने के लिए बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से मिशन मोड में जल जीवन हरियाली अभियान चलाने का फैसला लिया था। और वर्तमान में जो बिहार में हरित आवरण है यह 15% पहुंच चुका है तथा सरकार का लक्ष्य संतुलित और स्वच्छ पर्यावरण के लिए इसे 17% तक बढ़ाना है।
किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 31% हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए, यानी हरित आवरण होना चाहिए। बिहार में यह भी बंटवारे के समय मात्र 9% था, जो कि अभी 6% के वृद्धि के साथ यह वर्तमान में 15% ये हो गया है।